जय जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूट में। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आदर्श आचार संहिता। ये जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये टॉपिक ट्रेंडिंग में आ जाता है। इलेक्शन क्या होता है कि इंडिया जैसी एक सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन को एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। धूम धड़ाके होंगे, रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक त्योहार है जिसको हम सारे देशवासी सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, चाहे वो राज्य का चुनाव हो। सभी चुनाव को हम इस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री उसको महसूस करती है या उसको फील करती है, उसको एंजॉय करती है, जिस पे उसका इंटरेस्ट होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, यानी कि आचार संहिता लगती, कब लगती, कैसे लगती, सब चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे तथ्य और बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको जानने को जरूर मिलेगी इसके अंदर पे, क्योंकि जब भी हम अखबार में, न्यूज़ में सुनते हैं तो दिमाग में एक सवाल भी आता है कि यार ये होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पाबंदियाँ होती हैं। इन सब के बारे पर हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब यूँ समझिएगा कि अगर कोई पार्टी सत्ता में हो, कोई भी पार्टी XYZ कोई सत्ता में अगर हो, और उसी पार्टी के बाद फिर हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो। इलेक्शन के समय पर ये चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है कि ये पार्टी सत्ता में थी तो इस पार्टी के पास तो पावर थी और ये पार्टी जैसे चाहे वो चुनाव कंडक्ट करा सकती है। मतलब अगर चुनाव तो हो रहा है ना, इलेक्शन तो हो रहे हैं, तो वो पार्टी का प्रभाव तो पड़ेगा। जो सत्ता में थी वो बहुत अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करेगी और अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करेगी, तो इलेक्शन में जीतने की संभावना भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। ये मन में सवाल हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो और देश का लोकतंत्र या देश का जो आधारभूत ढांचा है वो मजबूती से खड़ा रहे, तो इसके लिए हमारे संविधान में एक निकाय बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि केंद्र और राज्य में होने वाले इलेक्शन, यानी कि जो लोकसभा का चुनाव जहां पर हम और आप वोट देते, विधानसभा का चुनाव जहां पर हम और आप वोट देते, उन सभी इलेक्शन का बेहतर तरीके से कंडक्ट कराने का जो जिम्मेदारी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, यानी कि ये एक संवैधानिक निकाय होता है। अब जैसे ही इलेक्शन की तारीख, शेड्यूल बता दिया जाता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो आज से, मान लीजिए आज से अगर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है तो आपको कोई औपचारिक रूप से बताया नहीं जाएगा कि आपकी आचार संहिता या फिर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। उसी समय से लेकर जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उस दिन तक हमारे प्रदेश में या पूरे देश भर में कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगता है और कब तक लगा रहता है और कौन इसे जारी करता है, ये जो मन में सवाल जो आपको परेशान कर रहे होते थे, ये सवाल का आपको जवाब मिल चुका होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, तथ्य की बात करूं तो ऐसा पहली बार कब हुआ था, तो कहना 1960 में केरल राज्य में पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया था। फिर अगले दो साल का, यानी कि 1962 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा स्वतंत्र निकाय होता है जिसके होने से हमें ये उम्मीद होती है कि जो पार्टी सत्ता में थी उसको हारने का डर भी होगा और जो पार्टी विपक्ष में थी उस पार्टी को सत्ता में आने की एक उम्मीद भी होगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो एक निष्पक्ष तौर से चुनाव को कंडक्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें। अब हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो पूरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर पे टोटल 4 तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। मैं इसको MCC कह देता हूं, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये। इसके अंदर पर टोटल 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है जनरल कंडक्ट, सबसे पहला होता है जनरल कंडक्ट, यानी कि आम आचरण जो होते हैं वो। दूसरा जो होता है वो होता है मीटिंग्स होती हैं। ये सब बेसिकली समझ लीजिएगा कि जिस दिन से इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है और इलेक्शन का रिजल्ट आए तक, यानी कि रिजल्ट आए तक, उस पोलिंग डे की बात करते हैं, यानी कि जिस दिन आपका चुनाव देने की, मत देने की जो दिन होता है, तिथि होती है, उस दिन तक पूरी पार्टियों को, जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले नेता होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, वो, उनकी पार्टी और उनके कार्यकर्ता, इन सभी को दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन का, नियमों का पालन करना पड़ेगा। वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और बहुत अलग अलग चीजें होती हैं इस पूरे इलेक्शन के दरमियान में, तो वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं उन सभी के अलग अलग रूल्स भी बना के रखे गए हैं। मीटिंग मतलब सभाएं होती हैं। प्रोसेशंस मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे जो जुलूस आप निकालते हैं वो प्रोसेशंस हो जाते हैं। इसके अलावा एक सबसे अहम चीज हो जाती है कि जो पार्टी, जो दल
पावर में है, सत्ता में है, वो उसके ऊपर भी कुछ अलग अलग नियम और रूल्स बनाए जाते हैं। क्यों, कैसे, कब, क्या, समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि जनरल कंडक्ट क्या होता है, कि जनरल कंडक्ट में क्या होता है कि जब भी आप सभाएं करें, लोगों से मुलाकात करें, तो आप ऐसी कोई बात ना कहें जिससे किसी दो अलग अलग समुदाय, दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में नफरत फैले, दुश्मनी हो, और उसको भड़काकर इसका फायदा उठाएं, इसको भड़काकर उसका फायदा उठाएं। अगर आप ये करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं। मतलब कहीं पर भी आप हेट स्पीच नहीं दे सकते हो भाई, ठीक है। मतलब यूं नहीं, जैसे आप यूं समझ लो कि आप किसी एक धार्मिक स्थल में बैठ के दूसरे धार्मिक स्थल की बुराई कर रहे हो, तो आप ऐसा करके इनको खुश करके उनको नाराज कर रहे हो, तो आप ये भी नहीं कर सकते हो। आप किसी व्यक्ति को विशेष को बुरा भला कह के इस व्यक्ति का समर्थन पाने का काम कर भी नहीं सकते हो। तो अब सवाल ये है कि ऐसा अगर कोई करे तो क्या हो सकता है, ऐसा करने से कोई इसका उल्लंघन, हाँ उल्लंघन तो हो चुका है, इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा। हम वोटर हैं, हम और आप वोट देने वाले वोटर हैं, मतदान करने वाले हैं, तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट कर सकते हैं ऐसी चीजों की। एक क्लिप बना के, वीडियो बना के, फोटो के जरिए से बता सकते हैं कि यहां पर ऐसी चीजें की जा रही हैं जो कि कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, कृपया इनके ऊपर कोई एक कार्रवाई की जाए। तो उसमें हो सकता है कि उनको प्रचार से उनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा या उनकी टिकट वापस छीनी जा सकती है। कुछ भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेहतर समझे वो कर सकती है, निर्भर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। लेकिन अगर हम और आप में से कोई कंप्लेंट करता है तो ऐसा चीजें हो सकता है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, यानी कि कोई भी धार्मिक स्थल, कोई भी सामुदायिक स्थल, वहां पर बैठ के कोई भी एक का प्रचार, अपना प्रचार नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात होती है सभाएं, जो आम सभाएं, रोड चौराहों पे जो सभाएं लगती हैं, उन सभाओं के लिए क्या करना पड़ता है, उसके भी रूल्स होते हैं कि उस क्षेत्र की जो लोकल अथॉरिटी होती है, जो वहां के स्थानीय प्राधिकरण होते हैं, यानी कि पुलिस बल हो जाता है या जो वहां के कलेक्टर होते हैं, वहां पर एक ज्ञापन दिया जाता है, वहां पर एक नोटिफिकेशन दिया जाता है, कि नोटिस दिया जाता है कि हम इस तारीख को इस समय से लेकर इतने समय तक इतनी भीड़ को संबोधित करने के लिए एक आम सभा का आयोजन करने वाले हैं। इसकी जानकारी भी किसको देना पड़ता है, लोकल अथॉरिटी को देना पड़ता है। ये भी नियम के अंदर पे आता है। प्रदर्शन यानी कि जो जुलूस निकलते हैं, रोड में जो जुलूस निकलते हैं, झंडेबाजी लेके निकले जाते हैं, वहां पे गाड़ियां रैली निकलती है, तो उन जुलूसों में भी आपको लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इस तारीख को इतने बजे से इस स्थान से हम अपना जुलूस को शुरू करेंगे और इतने बजे तक हम जुलूस को समाप्त कर देंगे और ये हमारा एंड पॉइंट होगा। और इस रूट से होते 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 जुलूस जो है, ये जो बाइक है, लोग हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, ये सब में निकलकर यहां से वहां जाने वाले होते हैं। तो ये बारे में भी जानकारी लोकल अथॉरिटी को देनी पड़ती है, उनके द्वारा जो लोग इस तरीके के जुलूस का आयोजन करने वाले होते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि पार्टी इन पावर, जो भी पार्टी इस समय पर पावर में होगी, सत्ता में होगी, उसके ऊपर भी कुछ नियम और शर्तें होती हैं। वो ये होती हैं कि आप कोई भी नई स्कीम, कोई नई योजना, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया मिशन लेकर नहीं आ सकते हैं। किसी भी तरीके की घोषणा आप नहीं कर सकते हो। हाँ, आप जो वादे करना चाहते हो, ये हर पार्टी को एक जिम्मेदारी है कि वो अपने वादे पूरे कर सकती है। कैसे? एक घोषणा पत्र के माध्यम से, मैनिफेस्टो के माध्यम से वो अपनी पूरी योजना घोषणा को बता सकती है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम आपके लिए स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, हॉस्टल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पहाड़ खोद देंगे, आपके लिए पानी ही पानी कर देंगे, आपके लिए विमानतल बना देंगे। बहुत सारे वादे जो होते हैं वो घोषणा पत्र के माध्यम से कर सकते हो। लेकिन आप पार्टी जो पावर में थी वो एक नई घोषणा कि हम यहां पर अगले 2 दिन के अंदर पर यहां पर आपके लिए एक बड़ा सा वाटर एटीएम बनाने वाले हैं, हम आपके लिए यहां पर एक बहुत बढ़िया सा एक शॉपिंग जोन बनाने वाले हैं। ये सब घोषणा आप नहीं कर सकते हो। आप किसी भी जगह का इनॉग्रेशन नहीं कर सकते हो, फीता नहीं काट सकते हो कि नहीं हमने बना के रखा हुआ तो हम करेंगे। लेकिन जो कार्य चल रहे हैं, इसकी रोड बनने का कार्य शुरू कर दिया गया था, पहले वादा कर दिया गया था, उसका शिलान्यास कर दिया गया था, तो वो कार्य चलते रहेंगे। उसकी निगरानी अब ये मंत्री जी या ये जो नेताजी हैं जो सत्ता में थे वो नहीं करेंगे, बल्कि जो वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो जाके अफसर जो है वो उसका निरीक्षण करते रहेंगे। कार्य जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। कोई नए कार्य की घोषणा यहाँ पर नहीं की जाएगी जो पार्टी पावर में होती है। जो पार्टी पावर में होती है वो जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज होती हैं, जैसे कि पीआईबी हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, इन सब के माध्यम से अपना प्रचार नहीं कर सकती हैं। अगर आपको अखबारों में अपना प्रचार करना है तो आप अपने पैसे से ही प्रचार कर सकते हैं। सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल करके आप अखबारों में इश्तिहार नहीं दे सकते हैं अपनी वाहवाही का।
ठीक है, तो जो पार्टी पावर में होती है उनके लिए ये कुछ एक्स्ट्रा नियम होते हैं जो उनको मानने पड़ते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। और अगर कोई उल्लंघन करे पाया जाता है तो उसके ऊपर एक निश्चित कार्रवाई की जाती है जो उस समय के लिए जरूरी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। आपको पता होगा कि 2000 एग्जाम्पल के तौर पे 2014 के समय पे प्रधानमंत्री, जो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, और उन्होंने अपना वोट दिया और वोट देकर बाहर निकलते हैं और अपना एक सेल्फी लेते हैं अपने पॉलिटिकल जो उनका पार्टी का जो साइन है उनका उसके साथ, जो कि एक तरीके से उल्लंघन है किसका, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। इसलिए उनको ऊपर तत्काल में पुलिस के द्वारा वहां पर 2 एफआईआर उनके ऊपर कर दी जाती है। मतलब जिस जगह पर पोलिंग होने वाली है, मतदान होने वाला है, उसके 100 मीटर के रेडियस में कोई भी ऐसी चीजें नहीं की जाएंगी जिससे आप किसी व्यक्ति को, किसी वोटर को प्रभावित कर सकें। तो कोई आपका चिन्ह वहां पे नहीं बना रहेगा, कोई आप वहां पर अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, आप अंदर घुस के वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ये सब चीजें भी उल्लंघन के अंदर में ही आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के। और एक और जरूरी चीज ये है कि जिस दिन, मतलब पोलिंग डे मतलब क्या हो जाएगा, जिस दिन आप मतदान करने वाले हैं, ठीक है, जिस दिन आप मतदान करने वाले हैं उस दिन से 48 घंटे पहले तक आपकी सारी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ना प्रचार होगा, ना सभाएं होंगी, ना कैंपेनिंग होगी, ना रैली होगी, सब बंद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर 7 नवंबर को, जिस तरीके छत्तीसगढ़ में इलेक्शन की तारीख 7 नवंबर तय कर दी गई है, 17 नवंबर तय कर दी गई है, मान लीजिए इस दिन कहा गया कि इलेक्शन जो है, वोटिंग जो रहेगी वो सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी, यानी कि इसके 48 घंटे पहले तक खत्म कर दी। कब? तो बोलना 5 नवंबर शाम को 6 बजे से लेकर 7 नवंबर शाम को 6 बजे तक आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते, सब कुछ बंद। अब जो भी होगा वो वोटर तय करेगा वोट पोलिंग डे के दिन पे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 48 घंटे पहले सारी चीजें, सारे कार्रवाई काम जो है, रैली है, सभाएं हैं, वो सब बंद कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये समझ चुके होंगे कि इस कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है। अब जो पार्टी पावर में होती है वो सरकारी गाड़ियों में घूमती थी, तो आप कभी भी सरकारी भवनों का, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अपनी रैलियों के लिए, अपने चुनावी जो भी आपकी एक्टिविटी होती, कैंपेन होती, उसके लिए आपको अपनी पर्सनल गाड़ी में पर्सनल पैसे डल के, पेट्रोल और डीजल डलाकर ही उस गाड़ी में घूमकर प्रचार प्रसार करना होगा। सरकारी धन का, सरकारी गाड़ियों का, सरकारी भवनों का इस्तेमाल पूर्ण रूप से क्या रहेगा, प्रतिबंधित रहता है। अब क्योंकि आज, यानी कि आज तारीख है 9 अक्टूबर को, तो आज इलेक्शन की घोषणा कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में इलेक्शन कब कब होने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन की तारीख तय की गई है वो तारीख तय की गई है जिस दिन मतदान देना होगा वो 7 नवंबर 2023 और 17 नवंबर 2023 को इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। टोटल अगर देखें तो पहले चरण में जो मतदान होगा छत्तीसगढ़ में, वहां पर कुल 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब 20 विधानसभाओं में उस दिन मतदान होगा 20 जगहों पे। और दूसरे फेज में बात करें तो 70 विधानसभाओं में, 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान होंगे, यानी कि 17 तारीख को अधिक रूप से अधिक क्षेत्र में मतदान किया जाएगा और 7 तारीख को मात्र 20 विधानसभाओं में ही निर्वाचन किया जाएगा। तो जो जो दिख रहा है आपको पीले कलर का, वो आपको समझ में आ जाएगा कि 70 विधानसभा के में यहां पर चुनाव होने वाले हैं 17 नवंबर को। ठीक है, 17 नवंबर को इन जगहों पे होने वाले हैं और 7 नवंबर को इन जगहों पर इलेक्शन होने वाले, पोलिंग होने वाली है। अब गिनती कब चालू हो जाएगी, तो बोला 3 दिसंबर 2023 को गिनती चालू हो जाएगी। परिणाम जो होगा भैया वो आएगा 5 दिसंबर 2023 को, यानी कि 5 दिसंबर को फैसला हो जाएगा कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। ये दोनों चीज का फैसला 5 दिसंबर को कर दिया जाएगा। आप ये बताइएगा कि आप छत्तीसगढ़ में कौन सी सरकार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, और उस पार्टी को आप क्यों नहीं चाहते छत्तीसगढ़ में और इस पार्टी को क्यों चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। इन दोनों का जवाब हमारे वेदास इंस्टीट्यूट के इस वीडियो के अंदर में जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप बताइएगा। कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए खुले रहेंगे, कारण को बताइएगा, और अगर कारण जो भी हो तो 5-5 रीजन अगर आप बता देते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एग्जिट पोल लेकर आ जाएंगे कि कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है 5 दिसंबर 2023 को।
ठीक है, तो ये होने वाला है। और अगर देखना चाहोगे इसके अंदर पे, तो ये अलग अलग जो राज्यों के बारे में जो घोषणा की गई है कब कब कहां कहां पे होने वाला है, तो मिजोरम सभी 40 विधानसभाओं में और छत्तीसगढ़ 20 विधानसभाओं में जो इलेक्शन होने वाले हैं वो 7 नवंबर 2023 को होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सभी 223 विधानसभाओं में और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभाओं में 17 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है। ये अलग अलग है, ये नॉमिनेशन फाइल करने की बारी हो रही है, ठीक है। गैजेट नोटिफिकेशन कब आएगा, नॉमिनेशन कब कर सकते हो, सिक्योरिटी फॉर नॉमिनेशन कब कर सकते हो, ये सब चीजें अलग अलग है। इलेक्शन कब होने वाला देखिएगा। राजस्थान की बात करें तो सभी 20 विधानसभाओं में 23 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है। और तेलंगाना की बात करते हैं तो 30 नवंबर 2023 को यहां पर एक साथ क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, उसकी सभी 119 विधानसभाओं के अंदर पे। तो आप ये देख लो कि मिजोरम में कितनी विधानसभा है, तो 40 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में तो 90 आप सबको पता होगा। राजस्थान में कितनी है, 200 है। और तेलंगाना में कितनी, 119 है। सवाल आपसे ये पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में, क्योंकि एक साथ अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिजल्ट कब आएगा भैया, 5 दिसंबर को चारों राज्यों की विधानसभाओं का रिजल्ट आपको जो है वो एक साथ मिलेगा और समझ में आ जाएगा कि किसकी सरकार कहां पर आ रही है और क्यों आ रही है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर पे। और बात करते हैं तो कितने छत्तीसगढ़ में वोटर्स हैं जो वोट देने वाले हैं, तो 2,03,00,000 वोटर छत्तीसगढ़ में है जो मतदान करने वाले हैं 7 तारीख को, 17 नवंबर को। 90 विधानसभा है। अगर बहुमत चाहते हैं तो आपको 45 से एक अधिक यानी कि आधे से एक अधिक यानी कि 46 सीटें आपको चाहिए होंगी। और उन वोटर्स में से मजेदार बात यह है कि महिला वोटर ज्यादा है, 1,02,00,000 महिला वोटर है और 1,01,00,000 पुरुष वोटर है। तो महिलाओं के हाथ में इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जब 7 तारीख नवंबर को और 17 नवंबर को जब वोटिंग करने जाएंगे तो आपके वोट की वैल्यू, अकेले की जो वैल्यू रहेगी ना, वो बहुत भारी होगी, वो बहुत हैवी होती है, क्योंकि आप सबका वोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिक्वेस्ट पर्सनल लेवल पे ये है कि कहीं पर भी जब आप वोट देने जाएं तो आप कभी भी जाति और धर्म और कर्म पे जाति और धर्म पे फोकस ना करें, कर्म पे फोकस करें। जाति और धर्म और नफरत के ऊपर अगर आप वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का बहुत नुकसान कर देते हैं। उससे आपकी जो आने वाली पीढ़ी रहेगी, नस्ल जो रहेगी ना, वो अफसोस करेगी कि हमारे माता पिता ने या हमारे बड़ों ने सही वोट क्यों नहीं दिया था, क्योंकि उससे नुकसान जो रहेगा वो हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। बेहतर यही है कि अपने इस पावरफुल डे का, यानी कि इस वोट का, इस महत्वपूर्ण वोट का एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, तभी आप अपना और अपने आने वाले वंश का भविष्य जो है वो बेहतर और सुनहरा कर सकते हैं। इस वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आप किसी को वोट दीजिए, किसी पर बाध्यता नहीं है कि वो इसी को वोट दे, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा, ये जरूरी है, क्योंकि ये वोट आपका, आपके परिवार का और आपके बच्चों का, आपकी कम्युनिटी का, आपकी सोसाइटी का, आपके राज्य का, आपके देश का भविष्य बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो बहुत सोच समझ के, सूझबूझ से कीजिएगा, ये बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके पास वोटिंग के पहले, इलेक्शन के पहले, वोटिंग डे के पहले बहुत से लोग आएंगे, बहुत लालच देंगे, लेकिन वो टेम्पररी लाभ के लिए कभी भी आप परमानेंट लॉस की तरफ मत जाइएगा। ये आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को भरपूर मात्रा में शेयर कर लीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अच्छा क्यों नहीं लगा। और एक और चीज बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर पे कि आप इस 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के अंदर पर विशेष रूप से किस पार्टी को वोट देने वाले हैं और किसे वोट नहीं देने वाले, कारण जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने का। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल पर आ गए तो आप सबसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, तभी हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।